एक दो तीन उठम उठू, तीन दो एक भरन भरूं, एक दो तीन उड़न छू। स्वागत 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 एक बार फिर पोशंपा की इस खास पेशकश अक्कड़ बक्कड़ पॉडकास्ट में। एक लंबे वक्फे के बाद हम वापस हाजिर हैं आज एक नाटक को लेकर। मेरा नाम है सहज अजीज और मेरे साथ हैं पुनीत कुसुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और इस मुश्किल समय से और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ सीखे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मृदुला गर्ग जी के नाटक जादू का कालीन की। तो सबसे पहले आपको पुनीत कुसुम इस नाटक का एक छोटा सा तारुफ परिचय देंगे। मृदुला गर्ग का जो नाटक है जादू का कालीन, ये कुछ बच्चों की कहानी है। नाम से हमें पता चलता है ऐसा कुछ जो हमारे जीवन में जो सामान्य वस्तु होती हैं और उनसे जब जादू जुड़ जाता है तो हम अनायास से सोच लेते हैं कि हाँ, ये बच्चों से कुछ न कहीं संबंधित होगा। तो ये एक बच्चों की कहानी है, लेकिन ऐसे बच्चों की कहानी है जिनके एक जीवन में एक जादू का कालीन की इच्छा है। उनके जीवन में एक वो चाहते हैं कि उनके पास एक जादू का कालीन हो, लेकिन वो कालीन जादू का ना बनकर उनके शोषण का और उनके उनकी जो उनके जीवन में परेशानियां हैं उसका एक मजाक उड़ाता हुआ उस चीज का एक प्रतीक बन जाता है। तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन नाटक है, उसके कुछ पात्र हैं और दो या तीन आई थिंक इसमें दृश्य हैं। और उससे कहीं कंक्लूजन पे कोई नाटक नहीं पहुंचता, लेकिन जो दिखाना चाहता है ये नाटक, मुझे लगता है कि जिस मोटिव से लिखा गया वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने मृदुला गर्ग जी ने पेश किया। बिल्कुल। इस नाटक का जहाँ इंट्रोडक्शन मृदुला गर्ग लिखती हैं वहां पे उन्होंने कोई भी उल्टी सीधी कुछ कुछ भी ऐसी बात नहीं की है कि क्या है किस बारे में। उन्होंने बड़े ठोस से तथ्य कुछ उसके इंट्रोडक्शन में खुद लिखे हैं कि जो कालीन जब की जो इंडस्ट्री है, जब वो बनते हैं कालीन, तो उसके लिए छोटे बच्चों की जरूरत पड़ती है। और वो जो जितना महीन उनके जितने छोटे उनके हाथ होंगे, उंगलियां होंगी, उतना बेहतर कालीन, उतनी ज्यादा गांठों के साथ वो कालीन बना सकेंगे। और ये हाथ उनके कटते जाते हैं और कट कट के और सख्त होते जाते हैं और मुलायम नहीं रहते, तो वो इस काम में बेहतर होने की बजाय इस काम के लिए अनफिट होते जाते हैं। और बस इतना सा इसका जो शुरुआत में मृदुला गर्ग ने अपनी तरफ से दो शब्द लिखे हैं, और यही आपको आगाह कर देता है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह की बातचीत ये नाटक करेगा। बात कर लेते हैं इसकी भाषा और शैली पर, जो कि आम बहुत सरल है, लेकिन अ, उससे थोड़ी हट के भी है। कुछ एक स्थानीय सी भाषा की बात करती है। मुझे तो बड़ा मजा आया इस तरह की भाषा को पढ़ के। उसमें कोई कोई बात ऐसी है जो आपको अचानक से हंसा भी देती है। आपको कैसा लगा भैया? मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, भाषा के तौर पर बहुत अच्छा लगा। और कुछ जो दो एक पात्र हैं बड़े अलग से खड़े होके दिखाई दिए। जैसे जो दादी का पात्र है, अ, हम्म। वो एक बहुत अच्छा पात्र है। उनकी जो बातें हैं वो बहुत सटीक और एक निडर निर्भय जो निकल के आई सामने। वो चाहे सुपरवाइजर हो चाहे कलेक्टर हो, वो दादी किसी से नहीं डरती। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं वहां से भी निकल कर आता है कि जो शोषित लोग हैं और जो अपने जिंदगी में बहुत सारी चीजें खो चुके हैं, अपने सारे कह सकते हैं रिसोर्सेज खो चुके हैं, उन्हें फिर आप किस सत्ता का या किस पावर का आप इतना ज्यादा डर दिखाएंगे? तो और खासतौर से एक ये भी बात होती है कि उम्र भी आपको बहुत सारी चीजें शायद आपके आपके जहन से निकाल देती है। तो जो जो बूढ़े लोग हैं, और अगर वो किसी एक विचारधारा में इस तरह से इतनी शिद्दत से आ, या फिर मतलब जिंदगी में उन्होंने देखी है ये चीजें कि कौन कौन हमारा शोषण करता हुआ आया है, और जब वो एक उम्र के ऐसे ढलाव पर आ जाते हैं जहां उन्हें शायद किन्हीं चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, उन्हें मौत का भय नहीं रहता, तो वो अपनी बातें एकदम खुल के सामने रख देते हैं। तो दादी का एक पात्र और उनकी जो भाषा रही वो बहुत अच्छी लगी मुझे। लाखन जिस तरह की बातें करता है और जो उसकी बातों हाँ में चुटकियां हैं, जो मजाक लेता है और जो मजाक उड़ाता है, बल्कि वो हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो दो तीन दृश्य हमारे सामने आए इसमें, जो एक जो जादू का कालीन जब वो बच्चे
एक अपनी कल्पना में उस जादू की कालीन में उड़ रहे हैं, या फिर जो इसका एक जो सबसे लास्ट का सीन है जिसमें कि वो जो औरतें हैं वो विदाई का गीत गा रही हैं, और जो लड़कियां हैं वो अपनी एक अलग कल्पना में हैं। हाँ वहां हाँ। पर जो भाषा का अंतर दिखता है आपको, और जो एक वही जो तुमने कहा कि स्थानिक है, वो बहुत भाषा बहुत लोकल लोकल है और बहुत ऑथेंटिक है, वो बड़ा बहुत प्रभाव छोड़ा मुझ पर, उन दो सीन ने कम से कम। बिल्कुल। मेरा भी मेरे ख्याल से सबसे सुंदर दृश्य अगर कोई नाटक में दिखता है पढ़ते समय तो वो शायद वही है जहाँ बच्चे एक कालीन के कारखाने में एक तरह से कैद हैं, वहां से जा नहीं सकते हैं, उनको खुद भी अपने घर की मजबूरियां मालूम है। और लेकिन वो अपने खाली समय में कभी कभी जब आपस में बात करते हैं तो वो क्या बातें करते हैं, और कितने 10 11 12 साल के बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा, और वो किस तरह से एक दूसरे का ही मन बहलाने के लिए उनमें जो केशो करके जो पात्र है वो किस तरह से कि भाई आ जाओ, ये कालीन जादू का कालीन है, हम जब इसे पूरा बुन लेंगे तो इस पे उड़ के अपने गांव चले जाएंगे वापस से। और फिर वो जो मंत्र जो वो बोलते हैं कि 1 2 3 उठ मुट्ठू और करके 1 2 3 उड़न छू, वो बहुत ही खूबसूरत है, बल्कि रुला भी देता है बिल्कुल बहुत। बिल्कुल, वो आपको उस पे वर्ज पे पहुंचा देता है कि आप रो जाएं। उसमें एक 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 ऐसा भी था कि तू मुझे गूलर दे, मैं तुझे महुआ के फूल दूं। वो ये जब हाँ। मैंने पढ़ा तो मुझे, मतलब मेरे, देखो मैंने अभी ये जब लाइन पढ़ी तो मैंने मेरे फिर दोबारा से रोंगटे खड़े हो गए। तो ये भाषा का जादू है। और ऐसा भी नहीं था कि बच्चों पर जो अपनी फिलॉसफी थी इस पूरी उसकी नाटक की, बच्चों के पात्रों पे और उसके संवादों में वो थोपी नहीं गई। तो ऐसा भी हमें नहीं लगा कि बच्चों से कहीं क्योंकि पात्र इस नाटक के बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चों से ऐसा कुछ कहलवा दिया जा रहा है जो नाटककार खुद कहना चाहता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पात्र नहीं मिले वो बात कहलवाने के। तो ऐसा भी कुछ कहीं दिखा नहीं मुझे। ऐसा तो एक भी पात्र नहीं दिखा, ये आप बहुत सही कह रहे हैं कि कोई ऐसा सूत्रधार जो उस नाटक को का पर्पस आपको समझाए ऑन द फेस ऑफ इट, कि आपको आके बताए कि ये इस बारे में है ऐसा, या फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसा न सिर्फ कहीं नहीं हाँ, आया। न सिर्फ सूत्रधार, क्योंकि एक राजनीतिक ऊपर वो नाटक है ये। तो क्योंकि हम्म। विचारधारा साथ लेकर चलता है, एक समझ एक सोच साथ लेकर चलता है। तो बहुत सारा ऐसा होता है ना कि जब सपोज कीजिए आपके पास पात्र सारे सिर्फ बच्चे हैं, और आप कहीं ना कहीं कुछ अपना अपना एक चीज समझाना चाहते हैं पाठक को, तो कहीं ना कहीं राइटर कभी कभी स्कोप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ ये बात किस पात्र से कहलवा दूं। तो कभी हम्म। कभी क्या होते हैं, वो पात्र अपने कैरेक्टर से बाहर निकलकर थोड़े ज्यादा फिलोसफी में पहुंच जाते हैं। हम्म। और यहाँ पे बल्कि एक जगह हुआ भी, शायद मुझे अब ध्यान तो नहीं है, लेकिन एक जगह हुआ कि कहीं कुछ ऐसा शुरू हुआ था तो दूसरे पात्र ने उसे टोक दिया था कि तू फिलोसफी छोड़ दे, और मतलब इतनी बड़ी बड़ी बात मुझसे मत कर। तो बल्कि वहां हाँ, पर उसको टोक भी दिया गया था। तो वो भी बड़ी अच्छी चीज थी। यहाँ तक कि अगर इसी पर और बात कर लें कि जो जो डार्क कैरेक्टर्स भी हैं, जो सॉर्ट ऑफ विलेन भी हैं इस नाटक के, वो भी कहीं अपनी अपनी परेशानियां या अपना उनका उनकी अपनी भी बातें कई बार इतनी बुरी ना भी हों, चाहे वो क्योंकि थोड़ा सा बच्चों के अंदाज में लिखा गया है नाटक तो उनकी बातें थोड़ी विलेनस और डरावनी सी ऐसे लिखी गई हैं, लेकिन फिर उसमें बीच ही में एक सुपरवाइजर है जो इन सब बच्चों से तेज तेज काम करने को कहता है और कहता है कि बड़ा ऑर्डर आ रखा है, तेज काम करो। वही बीच में आगे आके कह देता है कि पता है मेरा अपना बेटा तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। तो उसका भी कुछ एक ये, हालांकि एक वो ड्रॉ कर दिया है, कंपैरिजन भी ड्रॉ कर दिया है, और साथ ही में कंट्रास्ट आपको बताता है कि कैसे एक आदमी काम क्या कर रहा है, किससे कमा रहा है और कहाँ लगा रहा है। वो बहुत कुछ आपको सोचने लगा देता है वो। लेकिन साथ ही अ, हर कोई अपने आप में एक पात्र था। कोई भी, वही जो हम कह रहे हैं कि कोई भी फिलॉसफी आपको देने नहीं आया, वो आपको खुद ढूंढनी है इस नाटक में से। हाँ, ये बात है। और कहीं ना कहीं जब हम सिस्टम की बात करते हैं और तंत्र की बात करते हैं, तो आई थिंक वही है कि हम किसी एक या दो डेजिग्नेशन के लोगों को पकड़कर तंत्र का नाम नहीं दे सकते। और बिल्कुल। ये शायद वही बात जो तुमने कहा कि वो कहता है कि भाई मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया है, और वो आगे ऐसा कुछ होगा जब जो भी बातें वो करता है। तो वही है, वो हम्म। वहां पे उनको भी ह्यूमनाइज करने की थोड़ी कोशिश की कि मतलब उनका भी एक काम है, और वो एक तंत्र का क्योंकि हिस्सा हो गए हैं तो उनको करना ही है।
तो बिल्कुल। और वो सिस्टम को ही लेके इसी नाटक में आगे जाके कहीं एक कलेक्टर शायद है, शायद उसी का डायलॉग है, मैंने लिखा है अलग से कि मतलब सिस्टम का एक डेफिनेशन जैसा वो दे देता है कि उस सरकार की जिसका चेहरा नहीं होता, उस समाज की जिसकी पहचान नहीं होती, उस राष्ट्र नीति की जिससे लड़ा नहीं जा सकता, उस बेमुरव्वत दौड़ की जिसे प्रगति के नाम से जाना जाता है, और पर जिसका ध्येय क्या है कोई नहीं कोई जानता। नहीं जानता, अंग्रेजी में उसे डायनेमिक्स ऑफ हाँ सिचुएशन कहते हैं। हाँ। हाँ, वो मुझे बड़ा ऐसा एक एप्ट सी डेफिनेशन लगी। और मैं, के बाद शायद वो जो पत्रकार है उसने कहा उसको कि भाई तुमने फिलोसफी झाड़ दी है, अब चलो आगे चलो, हाँ आई शायद थिंक। यही डायलॉग था, हाँ हाँ। यही मतलब आपने कहलवा भी दिया और फिर आपने उसको वापस से एक नाटक की बोलचाल में भी उसे वापस ले आए, तो इंटरेस्टिंग है ये। और वो शायद और इसलिए भी क्योंकि ये जो बातें आ रही हैं बड़ी बड़ी, वो एक शोषक वर्ग से आ रही हैं जो कर रहा है। और वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो उस वक्त कुछ भी कह लो कि वो शायद उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो आई थिंक ये भी चीज हमें देखनी पड़ेगी। अगर यही चीज दादी कह रही होती तो शायद हम उसको कुछ और नजरिए से देख रहे होते। करेक्ट करेक्ट। साथ में बहुत नुआंस्ड है नाटक, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि बहुत सिंपलीफाई कर दी किसी भी बात को। कि जैसे हम्म। जो शुरुआती में आप जब पहला सीन देखते हैं और संतों को उसकी दादी कहानियां सुना रही है, और उन कहानियों में वो कहीं ना कहीं मोती ढूंढ रही है, और वो उसे अपना बचपन भी बताना चाह रही है, वो कहीं ना कहीं एक होप, रे ऑफ होप जैसा उसको दे रही है। लेकिन उसमें फिर आपको पता चलता है कि उसकी माँ आई है, उसे कहीं से लकड़ी नहीं मिली, और बाप आया है, उसे उसे कहीं से काम नहीं मिला। तो वो सड़क के टूटने की बात करते हैं, सड़क पे काम करने की बात करते हैं कि हम सड़क पे जाके काम करेंगे तो शायद कुछ पैसा आ जाए, इस साल सूखा बहुत पड़ा है तो खाने को तो कुछ है नहीं, लेकिन शायद थोड़ा सड़क के टूटने से आए। लेकिन हाँ। सूखा जो पड़ा है, बारिश जो नहीं पड़ी, उसके कारण सड़क भी नहीं टूटी। हर साल हम्म। सड़क टूटती है, उसके हम्म। कारण उनको काम मिलता है। तो लिखने वाले की समझ बहुत सारी चीजों को लेकर बड़ी पुख्ता है, जो हम्म। वो इतनी सारी बातें कह पा रहा है। और ये आगे भी आपको बड़ी सारी चीजें दिखती हैं, जहाँ दादी ही रमई के साथ बहस जाती है उस अपने बेटे के साथ कि भाई अपनी, या अपनी बहू के साथ कि तुम्हें लकड़ी नहीं मिलती, लकड़ी तो कितनी खुली है, जंगल कितना खुला है, वहां पे कितना मजा आता है, वहां पे पानी है, कूलर है, ये है वो है। और वो जनरेशन गैप आपको दिखा देता है कि दादी पता नहीं कब से नहीं गई, लेकिन अब तो ना लकड़ी है, ना जंगल है, वो सब कट चुका है, पानी नहीं है। तो हाँ हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट वो यही तो कहते हैं कि भाई तू घूमने जाती कहाँ है, तुझे तो लकड़ी नहीं मिलती, तू तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आती है, टाइम पास करके आती है, इस तरह का वो बात करती है उनसे। और वो आश्चर्य भी दादी का था कि अरे तू मतलब सड़क कैसे टूट टूट जाएगी, सड़क कोई तुड़वाने के लिए बनवाता है कि हाँ, बनवाने के लिए बनवाता है, वो उसे कहती है कि चीज बरतने चीज की बरतने को बनाई जावे हाँ, है या बिगाड़ने को। बिगाड़ने को तो बनाई रमई जाती कहता है कि रहने दे माई, तेरी मती में पॉलिटिक ना आने की। है। राइट। और यार मुझे यहाँ पे तो बल्कि याद आया, तुम्हें याद हो तो ऑफिस ऑफिस जो आता था पहले दूरदर्शन पर, हाँ हाँ हाँ। आती तो मुझे मुझे चैनल नहीं याद, लेकिन उसमें एक एक पॉलिटिक्स पे था एक एपिसोड। तो उसमें जो पंकज कपूर का जो पात्र है वो बड़ा एक समाज सेवी पात्र है किसी एक हाँ इलाके का। वो एक पार्टी के पास जाता है टिकट लेने। तो वो कहते अच्छा। हैं कि भाई वो देखते हैं कि पात्रता है या नहीं है, हमें इसका देना चाहिए। तो कहता है कि भाई तुमने क्या किया है, कहता है मैंने तो सारे काम करवा रखे हैं अपने इलाके में, मेरे इलाके वाले लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं मुझसे, मैंने सड़कें बनवा रखी हैं, मैंने बिजली के खंभे लगवा रखे हैं, बिजलियां लगवा रखी हैं, सब चीज मैंने करवा रखी है। तो कह रहे थे कि भाई तुम क्या करोगे तुम वोट किस चीज पे मांगोगे। कहते मैं अपने काम पे मांगूंगा। कहता काम तो तुमने सारा करवा दिया। तो कहता है ये क्या बात हुई। तो कहता है कि भाई ऐसा ही होता है, कहते हैं सड़क देखो, अगर तुम्हें सड़क बनवानी थी तो तुम्हें सड़क बनवा के सड़क तुड़वा देनी चाहिए थी, जिससे कि हाँ अगली बार तुम टूटी हुई सड़क पे वोट मांगते। अगर तुम्हें बिजली के खंभे लगवाने थे तो खंभे लगवा देते लेकिन बिजली न लगवाते, जिससे कि अगली बार जब वोट मांगने जाओ तो आप उन पे वोट मांग सको। तो मुझे वो चीज याद आई कि वाकई वो दादी ने उसकी पॉलिटिक्स नहीं समझी पीछे की, हम्म। सारा लेकिन ही वो वो शो ही बिल्कुल। सारा वो भी पॉलिटिक्स पे ही था। और ये भी जिस पे हम बात कर रहे हैं ये भी एक व्यंग है। यहाँ हाँ तक कि आपकी बात से मुझे ये भी याद आ गया, यहाँ पे ही हमारे पास में ही एक सड़क और बनवाई है, बीच में से रास्ता कहीं से निकाला है हमारे
दो इलाकों के बीच में। अच्छा। और वो बनवाने के बाद ना उसकी दीवार नहीं तोड़ी उन्होंने, मतलब इतनी तोड़ दी कि बीच में से आया जाया जा सके, लेकिन इतनी अच्छा। नहीं तोड़ी कि वो पूरा रास्ता खुल जाए। क्यों नहीं हम्म। तोड़ी? क्योंकि कोरोना में अभी तक वेट ही कर रहे हैं कि थोड़ा समय हो, थोड़ा थोड़ा समय सुधरे, तो एक बार मेयर को बुला के उद्घाटन करवा दिया जाए उसका। अरे वाह। तब तोड़ेंगे उसको। ये सही। तो ये चलता रहेगा। और नाटक पे वापस आए तो नाटक व्यंग की बात मैं कर रहा था, यहाँ तक कि विमेन एम्पावरमेंट तक पे व्यंग कर देता है कि जो पत्रकार और जो समाज सेविका शहर से आती हैं, और उनके उनके सोचने के ढंग में और गांव वाले के सोचने के ढंग में किस तरह का फर्क है, और किस तरह से कई बार वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जैसे वो एक डायलॉग है, वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं वो, इट्स द चाइल्ड, इट्स द ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, और फिर वो बोलती है हाँ। कि अच्छा मतलब मादा बच्चे का साल है। तो हाँ हाँ हाँ। कि कहने के लिए कह दिया, और मतलब कि लड़कों को गायें दे देते हैं बाद में, और लड़की को सिलाई मशीन दे देते हैं। फिर उसमें बहस हो जाती है कि ऐसे कैसे लड़कियों को सिलाई मशीन दे रहे हो। तो घर वाले भी कह रहे हैं कि नहीं, इनको दे दो सिलाई मशीन, सिलाई मशीन ही हमारे काम आएगी, बल्कि लड़कों हाँ को भी सिलाई मशीन दे दो। हाँ। लेकिन वो समाज सेविका और पत्रकार अपने उसमें, मेरे को तो उनका बड़ा एक सेवियर कॉम्प्लेक्स भी बड़े अच्छे से इसमें उभारा हुआ नजर आया कि हम हैं, हमें पता है इन कहीं एक डायलॉग भी है कि इन गवैयों को क्या पता इनका भला किस चीज में है। और सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे सामने आई जहाँ पर कि ये जो जो शोषित वर्ग है इसमें भी मर्द और औरत का जो अंतर है वो हमें सामने नजर आया। जैसे कि आई थिंक जो पहला जो दृश्य है, पहला सीन है, उसी के लास्ट में इनफैक्ट जब वो सुपरवाइजर बच्चों को अपने साथ शायद लेके चले जाते हैं दृश्य के हम्म। अंत में, और उनको उनके जो पिता हैं उनको पैसे देकर जाते हैं, तो जो सीन का लास्ट होता है वो ये होता है कि वो रमई और वो जो है केशव का पिता वो खड़े होकर पैसे गिन रहे हैं, और जो उनकी पत्नियां हैं वो हताश निराश वो नीचे बैठ चुकी होती हैं, क्योंकि हाँ। शायद अपने बच्चों को इस तरह से भेजा जाना, अपने बच्चों को बेचा जाना समझ रही थी उस वक्त। और चाहे वो बेचा जाना ना भी समझ रही हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन वहां पे उनका से नहीं था, वहां पे उनकी की कोई बात सुनी नहीं गई, वो फैसला उनके पिताओं द्वारा ले लिया गया था। अब दूसरा, सुपरवाइजर की जो कन्वर्सेशन है उसमें भी बहुत आया कि एक तो कहता है कि मैंने तो अपनी बीवी को कभी मारा नहीं, आई थिंक एक तरह हाँ। से एक कहता है। दूसरा कहता है कि वही जो मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो उसके बारे में कहता है कि अच्छा बच्चों को औरतों के सहारे नहीं छोड़ सकते, हाँ, तो मैं कुछ कुछ हम दिन में जा जा के उसको मतलब ठीक चेक कराता कर हूँ, उसको लेता हूँ, पिटाई ठीक कर करा लेता हूँ उसकी, या कुछ ट्राई कर कर देता लेता हूँ कुछ। तो ये चीजें, और जो लास्ट में जो इसका भाई अंत है, मतलब आई थिंक उसको थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उसके लिए थोड़ा सा कवर करके रखते हैं, पर जो हूँ। हाँ, अंत है इसका वो तो सीधा एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है उस चीज पे, जो स्त्रियों की हालत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहने में लेकिन थोड़ी देर हो गई, हम्म, लेकिन अगर आपने ये नाटक नहीं पढ़ा है तो कुछ खास खराब नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि नाटक अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, मजेदार है, और कुल 2 घंटे का है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। एंड हम नहीं बता रहे हैं, तो वो अभी रह जाएगा आप जब पढ़ेंगे उसके लिए। अच्छा, करीब करीब छोटा सा नाटक है, करीब करीब सारी बातें हमने कर ली, लेकिन इसका एक परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी है। जब आप कहानी पढ़ते हैं, जब आप नॉवेल पढ़ते हैं, तो आप बहुत समय पर उसे साथ साथ देख रहे होते हैं, लेकिन नाटक तो लिखा ही देखने के लिए गया है, लिखा ही इसलिए गया है कि वो कहीं परफॉर्म हो। और मेरा तो बड़ा मन भी हो रहा था कि मैं कुछ बच्चों को पकड़ के वो बच्चों वाले सीन, कालीन वाले एनाक्ट करने की कोशिश करूं उनके साथ, और शायद करूं भी। लेकिन इसका परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट आपको कैसा लगा? क्या नया या पुराना लगा? क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा? अम, यार फ्रैंकली बोलूं तो मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में जितने भी नाटक पढ़े हैं वो असल में कहानियों की तरह पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा उस लाइन पे सोच नहीं पाता, लेकिन इसमें मैंने जैसे जो कुछ नाटक, जैसे मैंने स्कंदगुप्त पढ़ा था जयशंकर प्रसाद का, और कुछ और नाटक दो चार पढ़े हैं, तो मुझे उनको पढ़ते हुए जो ब्रैकेट्स में जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन पढ़ा था, तो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर मुझे हमेशा ये लगने लगा कि यार ये कैसे इनेक्ट होगा, और वो ऑब्वियसली
मेरी जो सीमित समझ है, क्योंकि मैंने कभी उस तरह का कोई काम किया नहीं और मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो मैं तो हमेशा एक सोच में पड़ जाता हूँ कि यार ये स्टेज पे कैसे दिखाएगा कोई डायरेक्टर। तो मुझे बड़ी कॉम्प्लेक्स सी कभी कभी चीजें सामने मेरे रहती है, मेरे जहन में रहती है। और जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में तो बहुत ये कहा भी जाता है कि वो स्टेज पर दिखाने बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ते थे। लेकिन इसमें यार जो इंस्ट्रक्शंस मैंने देखी और इसके जो सीन्स देखे मुझे बड़े सरल दिखे। इस नाटक को पढ़कर मुझे लगने लगा कि यार ये तो मैं भी स्टेज पे प्रस्तुत कर सकता हूँ, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। तो वो चीज मुझे मुझे बड़ी प्यारी लगी। बहुत बहुत कुछ खास कोई झंझट की, कोई प्रॉप्स इस तरह की कोई बताई नहीं गई इसमें। और इसके संवाद ही, इसमें शायद इतनी ताकत है उनके संवादों में, पात्रों में। आई थिंक बैकग्राउंड में तो मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मृदुला जी ने कहीं बताया भी है कि अच्छा इस तरह का सेटअप करने की कोई जरूरत है। हाँ, वो आप डिपेंडिंग ऑन योर रिसोर्सेज आप कर सकते हैं। कर बाकी सकते हैं। आई तो थिंक सिर्फ लाइटिंग का कुछ थोड़ा बहुत बता रखा है कि प्रकाश आ रहा है जा रहा है, वो भी आ रहा है जा रहा है, लुप्त हो गया प्रकाश आ रहा है, इस हाँ, तरह बस उतना है। और खड्डी है, जो खड्डी का। हाँ जो हाँ जिसमें हाँ हाँ बच्चे कालीन बुन रहे हैं। हाँ हाँ। सही बात है। बहुत ही मिनिमल सा और ऐसा नाटक है जो मतलब फिर मैं नाटक के पर्पस और जरूरत से भी उसके इसको चीज को रिलेट करता हूँ ना, कि ये ऐसा नाटक है जो होना भी चाहिए, ज्यादा लोगों को पता भी चलना चाहिए, देखना चाहिए। तो इसलिए हाँ उसको रिसोर्सेज को इतना ही मिनिमल रखो, प्रॉप्स को जो सेटअप को ज्यादा इतना से मिनिमल। खेला जा सकता है। हाँ हाँ, और डायलॉग भी ऐसे रखो जो ज्यादा लोग, मतलब कैरेक्टर इतने सारे हैं और सबके हिस्से थोड़ा 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 आ जाता है। तो अगर आज आप भी 20 लोगों को लेके एक नाटक करना चाहें तो आप ये नाटक उठा सकते हैं। बिल्कुल। इसमें से चार बच्चे उठा सकते हैं और वो कर सकते हैं। तो हाँ, उसका और प्लस आपने सही कहा कि इंस्ट्रक्शंस बड़ी साफ और सरल दे रखी हैं कि किस तरह से आदमी चले जाते हैं स्टेज से, फिर वहीं पे औरतें एक गोल चक्कर काट के बैठ जाती हैं, तो वो सीन बदल जाता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ अब ये कोई दूसरी लोकेशन पे बैठ के क्या बात हो रही है। तो आपको आपके ऊपर बहुत ज्यादा छोड़ा नहीं गया। मुझे तो अगेन उसी सीन पे वापस जाना भी चाहिए कि जहाँ पे बच्चे कालीन पे चढ़ के क्या कर रहे हैं, उसमें भी बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि किस तरह से वो उड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं बच्चे। हाँ हाँ और बिल्कुल। तो बड़ा सुंदर लगा सोच के। और शायद आप ही कह रहे थे कि यूट्यूब पे किसी ने करके डाल भी रखा है, तो वो भी देख सकते हैं लोग। सबसे आखिर में, अगर इस नाटक को पढ़ के आपको कुछ और याद आया या आपको कुछ ऐसा लगा कि वो भी पढ़ना चाहिए या वो हो, तो आप बता सकते हैं कोई रिकमेंडेशन। मुझे नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ खास याद नहीं आया। एक कि मुझे ये भी था कि मैंने किसी मतलब लेखिका का पहला नाटक पढ़ा मैंने, ये पहला नहीं, आई थिंक रशीद जहां के मैंने कुछ नाटक पढ़े हैं। हाँ, लेकिन मैंने मैंने हिंदी में मैंने जो नाटक हम सुनते हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मोहन राकेश हैं, विजय तेंदुलकर, इन्हीं के नाटक ज्यादा चर्चाओं में आते हैं। लेकिन ये एक मेरे लिए नया अनुभव रहा, अच्छा अनुभव रहा। और मैं आगे और भी लेखिकाओं के नाटक पढ़ना चाहूंगा। मुझे ये, मेरे दिमाग में ये चीज आई। और एक इस किताब की जो मुझे खासियत, एक ये चीज लगी कि जब हम बाल मजदूरी की बात करते हैं तो यार सहज कहीं ना कहीं ना हमारे दिमाग में ये भी एक चीज बैठी हुई है कि अच्छा आप बच्चों को एम्प्लॉय मत करो तो बाल मजदूरी खत्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि फिर वही है कि हम शहर में बैठे हुए हैं, हम तो कहीं किसी इंडस्ट्री में हमें, हम तो जाकर देखते नहीं है। हम हमारे लिए बाल मजदूरी का विमर्श वही नुक्कड़ की पान की दुकान और चाय की दुकान और ढाबों पे काम करते हुए बच्चों तक जाकर सीमित हो जाता है, खत्म हो जाता है कि भाई वहां पे जो बच्चे काम कर रहे हैं वो छोटे हैं बस। हमें ये नहीं पता कि कौन कौन सी इंडस्ट्री सिर्फ बाल मजदूरी पर टिकी हुई है। तो ये ये, हाँ ये नाटक जो हमें जिसने बताया कि जैसे उसमें एक जगह वो सुपरवाइजर कहता है कि हमारे यहाँ तो सब ट्रेनी है, मजदूर नहीं है। हम्म, और चीज कहता है कि हम तो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, तो राइट। आप ये कि कितना एक प्लान्ड एक शोषण का पूरा इन्होंने वो बनाया हुआ है और इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं वही कि जो तुमने शुरू में बताया कि कालीन बनाने के लिए ऐसी उंगलियों की जरूरत, ऐसे हाथों की जरूरत पड़ती है जो कि पतली हो और गांठ मारने में, जिन्हें जो बारीक से बारीक गांठ मार सके और गांठ मारने में उन्हें परेशानी ना हो। और हाँ, जहां जहां वो उस धागे से कट कट के, मतलब वो मजदूर की हड्डी उंगली की कट तार रही है। से कट जाती है या ऐसा कुछ होता है, उसके हाँ बीच हाँ। में से उनको निकालनी पड़ती है अपनी उंगली बार बार, तो आप ये देखिए कि हर मजदूर गांठ जो के लिए। जो काम कर करके, जिस काम को कर करके उसने अपनी उंगलियां कटवाई हैं, वो आगे उसी काम के लायक नहीं रहता। बिल्कुल।
तो ये नाटक ने मुझे मुझे ये चीज सिखाई, तो हमें हमारा एक थोड़ा दायरा सोचने का थोड़ा सा बड़ा करता है कि बाल मजदूरी सिर्फ वही नहीं है कि जिसको हम बस छोटू कह देते हैं। बाल मजदूरी एक पूरा एक, एक तंत्र का हिस्सा बन चुकी है इसमें। बल्कि आई वाज वंडरिंग कि ये कब का नाटक होगा, तो मैंने देखा, सर्च किया, 1993 में छपा है ये नाटक। और हम्म। शायद उससे भी कुछ एक साल पहले ही लिखा गया होगा, कई बार मंचित किया होगा, फिर छपा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे समीकरण तो आज भी हमें अपने समाज में वैसे मिलते ही हैं। उसके अलावा मैं इस कालीन वाली इंडस्ट्री के बारे में भी और शायद जानने की कोशिश करूंगा, पहली बात तो आगे कि क्या ये हम्म। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। और उसके आगे मुझे सच में नहीं पता कि उसके आगे मैं क्या करूंगा, अगर अभी भी ऐसा हो रहा है तो मैं करूंगा क्या। हम्म। 2021 आ गया है, कुछ तो ऐसा मशीन, कुछ तो ऐसा होगा ना जो कालीन, मतलब, और इससे अब होता क्या है ना कि कालीन सबको सुंदर लगते हैं, या हम कहीं जाएंगे हमें कोई कहेगा कि ये कालीन हाथ से बना है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले। क्या है, राइट, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि किन हाथों से बनाया, हमें हमें वो याद, और वो हमें हाथ याद आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। खैर, हाँ, तो यहाँ तक थी आज की बातचीत इस नाटक को लेकर। मैं एक बार फिर अपने सुनने वालों से कहना चाहूंगा कि बहुत छोटी सी कवायद है एक नाटक पढ़ना। 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच आपकी रीडिंग स्पीड पे मुतासिर ये आप पढ़ सकते हैं। और नाटक भी हमारे साहित्य का वो हिस्सा है जो बहुत कुछ हमें दे के जा सकते हैं, और बल्कि आइडियाज बहुत सारे दे सकते हैं। हो सकता है कल को आप भी नाटक करने लगे इसे पढ़ के, सोचे कि हाँ, इसके जरिए कोई मैसेज दिया जा सकता है। तो आप लोग पढ़ें, और आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें बताएं। कोई सुझाव हो हमें, और क्या कुछ देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, हमें बताएं। और सुनते रहिए अक्कड़ बक्कड़। अपने सुझाव भेजिए पोशंपा org@gmail.com पर। ऐसी और रोचक कहानियां, किस्से, आर्टिकल्स पढ़ने के लिए जा सकते हैं poshamba.org पर।